हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं मास मूवमेंट या फिर मास वेस्टिंग। ये टॉपिक है ज्योग्राफी ऑप्शनल और जियोलॉजी दोनों ऑप्शंस के लिए। बेसिकली ये जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है जो कि जीएस में भी आएगा। तो मास मूवमेंट और वेदरिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे रिलेटेड पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये आएगा आपका जियोमॉर्फोलॉजी में एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंडर, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है। वहाँ अगर आप क्वेश्चंस देखो वेदरिंग से रिलेटेड, अगर आप क्वेश्चंस देखोगे प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, उनका रिलेशन सॉइल फॉर्मेशन के साथ पूछा है। वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन पूछ रहा है। देन वेदरिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, फैक्टर्स की बात की है। एंड इसके बाद वेदरिंग और मास वेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अब मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं लैंडस्लाइड से भी, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जब लैंडस्लाइड वर्ड यूज़ कर रहा है तो वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये एवलांच और लैंडस्लाइड एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। एवलांच बेसिकली ग्लेशियर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं, बट ठीक है, एवलांच एक मेजर हैजार्ड है हिमालयाज़ में। सेम ही क्वेश्चन 2021 में पूछा है, व्हाट आर इज कॉजेज एंड मिटिगेशन मेजर्स। यहाँ पर भी यही पूछा है, सेम ही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया है। अगर हम जियोलॉजी में देखें तो ये वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन, मास वेस्टिंग, ये यूनिट 2 जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। तो मास वेस्टिंग से क्वेश्चन आप देखो 2021 में दो क्वेश्चंस पूछे हैं। एक टाइप ऑफ मास वेस्टिंग से पूछा है कि प्लेनर और रोटेशनल स्लाइड बता दो। जहाँ हम टाइप ऑफ मास वेस्टिंग पढ़ते हैं स्लाइड एंड स्लम्प, वहाँ हम क्लियरली पढ़ते हैं प्लेनर आपका स्लाइड्स कहलाता है, रोटेशनल स्लम्प कहलाता है। देन और जो क्वेश्चंस पूछे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास वेस्टिंग, डिफरेंट प्रोसेस बता दो कौन कौन से प्रोसेस हैं, बेसिकली टाइप्स पूछ रहा है, प्रिवेंटिव मेजर्स पूछ रहा है। तो इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे टॉपिक, टाइप ऑफ मास वेस्टिंग एंड प्रिवेंटिव मेजर। यही क्वेश्चन जो 2021 में पूछा है, 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन। देन एक क्वेश्चन पूछा है सॉलिफ्लेक्शन, व्हाई इट इज़ मोर कॉमन इन क्लाइमेट। जब हम टाइप ऑफ मास मूवमेंट पढ़ेंगे, ये कार्सन एंड क्रीबी का ट्राइंगल पढ़ेंगे, आप देखोगे इस जोन में क्रीप आता है। और क्रीप जब हम पढ़ेंगे, पूरी क्रीप की कहानी ही कोल्ड क्लाइमेट और सॉलिफ्लेक्शन के इर्द गिर्द घूमती है। तो वो भी हम इसी लेक्चर में देख लेंगे। एंड की फैक्टर्स कंट्रोलिंग की बात कर रहा है, एंड वाटर का रोल। अगेन जो ये वाला ट्राइंगल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मास मूवमेंट के टाइप को जानने में। तो यहाँ वाटर का सबसे बड़ा रोल होता है। यहाँ ड्राई से वेट की तरफ जाता है और इधर भी ड्राई से वेट की तरफ जाता है, उसकी बात कर रहा है। देन इन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव फैक्टर्स बता दो, कॉजेस क्या है। देन वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग। अगेन आप यहाँ देखो लगातार, अगर लैंडस्लाइड से क्वेश्चंस पॉज करके देख लेना, वही क्वेश्चंस पूछे हैं, या तो डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछे हैं या फिर इन्होंने जियोमॉर्फ के कॉन्टेक्स्ट में पूछे हैं। यहाँ पॉज करके क्वेश्चंस देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, लगातार क्वेश्चंस पूछ रहा है आईएएस में भी, आईएफएस। सेम वे में अगर हम जीएस में देखें तो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट, कि लैंडस्लाइड ये हिमालयाज़ में क्यों बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, ये क्वेश्चन वेस्टर्न घाट से, ठीक है। देन यहाँ पर हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड, देन कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट, सिमिलरली क्वेश्चन 2021 में पूछ लिया। देन यहाँ पर कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ये क्वेश्चन पूछा है। या फिर इसके अलावा जो आपको और क्वेश्चंस दिखेंगे ये पूछ लिया कि प्रिपेयर्डनेस लैंडस्लाइड के कॉन्टेक्स्ट में बताया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास वेस्टिंग, लैंडस्लाइड, वेदरिंग, सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी है। तो बेसिकली फैक्टर्स ऑफ मास मूवमेंट आपने देखा, ये फैक्टर्स पूछे, कॉजेज पूछे, कॉजेज एंड फैक्टर्स यहाँ आएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल कॉजेज हैं, देन ये फैक्टर्स हैं। देन इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मास मूवमेंट जब हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये वाला फिगर हम समझने की कोशिश करेंगे। देन फॉल्स देखेंगे, स्लाइड, फ्लो, क्रीप। जब हम क्रीप की बात करेंगे तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं सॉलिफ्लेक्शन की। तो सारी कहानी क्रीप की सॉलिफ्लेक्शन और कोल्ड क्लाइमेट जोन में ही हो रही है। देन टॉपल देखेंगे और टोपोग्राफिक एक्सप्रेशन। सेम वे वेदरिंग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहले डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या है मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग की। देखो इस टर्म को यूज़ किया जाता है इंटरचेंजेबली लैंडस्लाइड से भी या फिर स्लाइड से भी। तो कहीं अगर लैंडस्लाइड का क्वेश्चन पूछे या एवलांच का क्वेश्चन पूछे, स्लाइड का क्वेश्चन पूछे, आपको इसी टॉपिक के बारे में बताना है। बस ध्यान ये रखना है, लैंडस्लाइड से ज़्यादातर डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस आते हैं, मास मूवमेंट से ज़्यादातर आपके फिजिकल ज्योग्राफी या फिर जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मास मूवमेंट की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ वेदर्ड रॉक अंडर इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर हम ए एल ब्लूम की डेफिनेशन पर जाएँ तो सपोज ये पहाड़ है, तो ये रॉक है ऊपर से नीचे मूव करे, डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ वेदर्ड रॉक, जिस रॉक की वेदरिंग हो चुकी है। वेदरिंग और मास मूवमेंट क्या डिफरेंस है, वेदरिंग में कोई मूवमेंट नहीं होता है एंड मास मूवमेंट में आपकी ग्रेविटी इन्वॉल्व है। अगर आप वेदरिंग की डेफिनेशन पर जाओ तो यहाँ क्लियरली आप देखोगे द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इन सिटू,
उसी को हम वेदरिंग कहते हैं, स्टैटिक प्रोसेस है। ये रॉक यहाँ रखी हुई है, यहीं इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया टेम्परेचर की वजह से, ये रॉक्स का यहीं डिसइंटीग्रेशन हो गया, ये नीचे आ गए पार्टिकल्स, इसे हम मास मूवमेंट कहेंगे, वो भी ग्रेविटी की वजह से। मास मूवमेंट में एक और ख़ास बात है कि जो आपके मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट, इरोजनल एजेंट तो बहुत सारे हैं, 6 हैं मेनली। फ्लूवियल है, देन एलुवियल जो प्रोडक्ट को नीचे ले जाता है, देन विंड है, वाटर है, आइस है, पेरिग्लेशियल है, कास्ट है, 5-6 फैक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी ट्रांसपोर्ट मीडियम एब्सेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इर्द गिर्द आप बात करोगे। हाँ, ये ज़रूर है कि विंड, वाटर, आइस है तो उस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देंगे। तो ये बेसिकली कहानी है मास मूवमेंट की, ग्रेविटी के अंडर डाउन स्लोप मूवमेंट। ए एल ब्लूम की डेफिनेशन आप याद करोगे, ठीक है। अब अगर हम आर.जे. चौरले की बात करें तो इन्होंने ये चीज़ कही कि मास मूवमेंट वहाँ कॉमन होता है जहाँ रोल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक दिख रहा है, जैसे हाई माउंटेन में। अब तक हम क्या पढ़ते हैं कि हाई माउंटेन का जो डिनोटेशन है वो WM डेविस के अकॉर्डिंग होता है, चाहे आप डेविस की थ्योरी पढ़ो या पेंक की थ्योरी पढ़ो, जो साइकिल ऑफ इरोजन है, ठीक है, फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन, बेसिकली वो फ्लूवियल एजेंट्स के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन आर.जे. चौरले ने कहा कि जो डिनोटेशन ऑफ हाई माउंटेन है वो मास वेस्टिंग का रिजल्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है रेदर देन फ्लूवियल या ग्लेशियल। डेविस और पेंक ने फ्लूवियल की बात की थी, एलसी पेल्टियर 1950 में एलसी पेल्टियर ने ग्लेशियल और पेरीग्लेशियल के इर्द गिर्द ज़्यादा बात की है। मास मूवमेंट की आप एक बात करोगे तो इसका जो टाइप और क्लासिफिकेशन है, वाटर के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे, ठीक है। रॉक डिब्रीज जो नीचे आ गई उनको हम स्क्रिया टालूस कहते हैं, ऊपर से माउंटेन से आया और ये नीचे आके इकट्ठे हो गई, तो इस तरह का ये आपका इकट्ठे हो जाएंगे, इसे हम रॉक डिब्रीज कहेंगे। और लार्ज बोल्डर्स अगर आ जाए तो उसको हम टालस्कोन कहेंगे। जस्ट एक कीवर्ड है, इसको आप रटने के लिए यूज़ कर सकते हो। क्लासिफिकेशन डिटेल में तो हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बट यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि मास मूवमेंट जब भी एग्जाम में आए तो आप ये वाला फिगर बनाओ। कार्सन और किर्बी का ये उन्होंने ये फिगर दिया था 1972 में। इसमें देखो क्या है, यहाँ ये ट्राइंगल के 3 हेड्स हैं, इस हेड पर हीव है, इस हेड पर स्लाइड है, इस हेड पर फ्लो है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, HSF या FHS जैसे भी आपको याद करना है, एक नॉर्मल वे में याद कर लो। अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इस जोन से जब हम इस जोन की तरफ आते हैं तो स्पीड बढ़ रही है, ये देखो, ये स्लो है, ये फास्ट हो गया, ठीक। इस जोन से जब हम इधर जा रहे हैं तो भी ये फास्ट हो रहा है, ये फास्ट हो रहा है, ये स्लो है, ठीक है। यहाँ पर ये जोन स्लो है, ये फास्ट है, ये जोन स्लो है, ये फास्ट है। तो जो भी इस जोन में मास मूवमेंट के टाइप आएंगे, चाहे वो क्रीप हो या फिर सॉलिफ्लेक्शन हो, हीव के बेसिकली जो टाइप्स हैं वो स्लो होंगे, ठीक है। इधर को फास्ट होंगे, इधर को फास्ट होंगे, जैसे स्लाइड है। अब दूसरी कहानी कि स्लाइड से जब हम फ्लो की तरफ जाते हैं तो ड्राई से वेट की तरफ है। बिल्कुल कॉर्नर पे आप देखोगे फॉल मिलेगा, ठीक। फॉल के ऊपर आप देखोगे लैंडस्लाइड आ गया, देन इसके बाद अर्थ ये ऊपर वेट, ठीक। अल्टीमेटली जब वेट भी है और फास्ट भी है, सबसे ज़्यादा ऐसा फ्लो कौन सा होता है, रिवर का होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। बाकी सारे जो भी हैं आपके, चाहे फॉल हो, स्लाइड हो, फ्लो हो, क्रीप हो, ये सारी चीज़ें इसी में आ रही हैं। टॉपल इससे बाहर है क्योंकि टॉपल एयर के थ्रू गिरने की बात होती है। टॉपल में जो भी मूवमेंट होता है वो टच या कॉन्टैक्ट में होकर नहीं होता है। ये फिगर आप बनाना सीख लो, इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया तो आप देखोगे इसी फिगर को हमने एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बताई हैं कि विदाउट वाटर है, वेलोसिटी है, इन्हीं चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो मास मूवमेंट की जब हम बात करेंगे तो आप ये भी कहोगे कि वेदर ड्रॉक है, वेदर ड्रॉप का डाउन स्लोप मूवमेंट है ग्रेविटी के इर्द गिर्द। बाकी ट्रांसपोर्ट मीडियम की आप बात करोगे, देन आर.जे. चौरले के टेक्टोनिक के रोल की भी बात करोगे कि डिनोटेशन ऑफ हाई माउंटेन मास मूवमेंट से भी होता है। ये फिगर्स आप अगर समझना चाहो तो फिगर देख के आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। लैंड स्लाइड है, ये लैंड सीधे स्लाइड कर जा रही है। रॉक फॉल सीधे फॉल हो गई डायरेक्टली। मड स्लाइड ये बेसिकली पार्टिकल के बेस पर है। स्लाइड, स्लम्पिंग, ये सारी चीज़ें क्या है। देखो, फॉल जब होता है ना तो डायरेक्टली पूरा एक रॉक का मास गिर गया। स्लाइड वो टच होके गिर रहा है, इसे हम प्लेन स्लाइड कहते हैं। अगर वो गोल गोल घूम रहा है देन उसे हम रोटेशनल स्लाइड कहते हैं। देन टॉपल एयर के थ्रू, आप देखो कॉन्टैक्टलेस मूवमेंट है। इस तरह से आप सिंपल फिगर्स बना सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फैक्टर्स ऑफ मास मूवमेंट। तो फैक्टर ऑफ मास मूवमेंट को बेसिकली आप 2 कैटेगरी में तोड़ सकते हो। जो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है WD थॉर्नबरी, THORNBURY। WD थॉर्नबरी की जो थ्योरीज़ हैं उसमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर की थ्योरी है, प्रोसेस की थ्योरी है, या फिर स्लोप, क्लाइमेट, वेजिटेशन की थ्योरीज़ हैं, इनके इर्द गिर्द आप देखोगे। दूसरा जो DJ वार्ने है, WARNE, इनके अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स हैं। तो DJ वार्ने ने एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया था FS, उसमें इन्होंने 2 फैक्टर्स की बात की। और जो WD थॉर्नबरी है, इनकी थ्योरीज जब आप लिखोगे तो बेसिकली जब आप सिलेबस के इस टॉपिक में जा रहे हो ना कि WD थॉर्नबरी की थ्योरीज जो कि बेसिक या फंडामेंटल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में आप 9 थ्योरीज पढ़ते हो,
जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। ये वो वाली थ्योरी से आप बता सकते हो, स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है, आपको रिलेट करना है, ठीक है। जब हम स्ट्रक्चर का लेक्चर देखेंगे वहाँ इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोसेस की जो थ्योरी है, पहला कॉन्सेप्ट है, थॉर्नबरी कहते हैं कि सेम फिजिकल प्रोसेस एंड लॉज दैट ऑपरेट टुडे ऑपरेटेड थ्रू आउट द हिस्ट्री। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जो आज हो रहा है वही हमेशा से होता आया है, वही होता रहेगा। फिर इसके बाद आपके पास स्लोप की 6 या 7 थ्योरीज हैं, उनसे आप बता सकते हो स्लोप की नॉलेज, स्लोप के एप्लीकेशन के बेस पे। क्लाइमेट की एक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट नंबर 9 है जो डब्ल्यू थॉर्नबरी का। ईच क्लाइमेटिक टाइप प्रोड्यूसेस इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक असेंबलीज ऑफ लैंडफॉर्म। ये बेसिकली एलसी पेल्टियर ने दी थी, और भी इसमें काफ़ी लोग थे, जैसे टेनर था, बिडल थे, लेकिन एलसी पेल्टियर का आप नाम याद रखो। देन उस पर क्वेश्चन भी आए। देन ट्राइकार्ट एंड कैलियक्स, ये थ्योरी बेसिकली इग्नोर्ड है क्योंकि डायरेक्टली डब्ल्यू थॉर्नबरी ने नहीं दी थी, उनके बेस पे, क्लाइमेट की थ्योरी के बेस पे ड्राइव करके इन्होंने दी थी। वो थ्योरी ये कहती है लाइक क्लाइमेट वेजिटेशन टाइप ऑल्सो प्रोड्यूसेस इट्स डिस्टिंक्टिव असेंबलीज ऑन लैंडफॉर्म। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी, उनको आप एक्सप्लेन कर दो, राइट, इतने में काम चलेगा। अब अगर आप जीएस में बात कर रहे हो तो सिर्फ ये पॉइंट लिख के छोड़ दो, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, बस ये ध्यान रखना है। थॉर्नबरी के बाद जो दूसरा फैक्टर है मास मूवमेंट के लिए, वो दिया था डीजे वार्ने ने। उन्होंने एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन किया, एफएस। उन्होंने कहा जो एफएस है दैट इज आर अपॉन एस। आर क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ रॉक या फिर शेयरिंग रेसिस्टेंस। रॉक कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वेयर एंड टीयर के लिए या शेयरिंग के लिए। शेयरिंग फोर्स, आपका जो शेयर या वेदरिंग फोर्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इन्होंने साफ सीधी एक बात कही कि देखो, अगर आर एस से छोटा हो जाए या एस जो आपका शेयरिंग फोर्स है वो स्ट्रेंथ ऑफ रॉक से बढ़ जाए, शेयरिंग फोर्स ज़्यादा है, रॉक की स्ट्रेंथ कम है, तो डेफिनेटली एफ एस आपका छोटा हो जाएगा, लेस देन 1 होगा, तो फिर वेदरिंग होगी और उसके साथ ही डाउन स्लोप मूवमेंट हो जाएगा। तो ये क्लियरली ये कहते हैं कि अगर शेयरिंग फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ रॉक से ज़्यादा हो जाए तो मास मूवमेंट होगा। तो इन्होंने क्या कहा, या तो आप शेयरिंग फोर्स बढ़ा दो अगर आपको मास मूवमेंट इंक्रीज करना है, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ रॉक घटा दो। सिंपल सी बात है ना, या तो एस को बढ़ा दो या आर को घटा दो, तभी आपका एफ एस लेस देन 1 होगा। ये इन्होंने फैक्टर दिया। अब इन्होंने डिफाइन भी किया कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम रेसिस्टेंस घटा सकते हैं और जिससे हम शेयरिंग फोर्स बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने फिर इस बेस पर क्लासीफाई किया फैक्टर्स ऑफ मास मूवमेंट को। पहले फैक्टर्स देखो, इन्होंने कहा पहली कैटेगरी में वो फैक्टर्स हैं जो रॉक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, चट्टान की मजबूती को कम करते हैं। सबसे पहला वेदरिंग ऑफ रॉक। रॉक नॉर्मल है, इसके जब ये वेदरिंग ही नहीं हुआ तो मास मूवमेंट होने के चांसेस कम है। पहाड़ से जो भी माउंटेन है उससे स्टिक करके रहेगी, तो वेदरिंग ऑफ रॉक अगर आपने डिक्रीज कर दी, ठीक है। चेंज इन इंटरग्रेनुलर फोर्सेस, ये आपका मिनरल है और वहाँ पर ये आपके ग्रेन्यूल्स हैं। अब इसमें पोर वाटर एंटर कर गया तो जो इंटरग्रेनुलर फोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो आपका मास मूवमेंट बढ़ जाएगा, रॉक स्ट्रेंथ घट जाएगी। देन चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर्स अगर हमने चेंज कर दी, जॉइंट्स चेंज हो गए, ठीक, इस केस में। देन ऑर्गेनिक फैक्टर, बरोइंग एनिमल्स आ गए या रूट्स डिके हो गई। बेसिकली जो वेदरिंग के जो भी आप फैक्टर्स देखोगे ना, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल वेदरिंग के जो भी फैक्टर्स हैं वो आप देखोगे सीधे सीधे आपको यहाँ लिखने। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे रॉक स्ट्रेंथ यानी कि वेदरिंग से रिलेटेड है। फिर इन्होंने इसी में कुछ रोल ऑफ मैन भी कहा कि एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। देखो जीएस में आप एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर लिख दो, लेकिन मैं आपको एक बेटर बताता हूँ, बेटर वर्ड, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल मैन, ये आप जीएस में भी लिख सकते हो। मैन को जब भी हम ज्योग्राफी में नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, एज ए ज्योमॉर्फिक एजेंट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ हम लिखते हैं इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल मैन। उसकी वजह से ये हुआ। तो आप देखोगे मैन एक सिग्निफिकेंट फैक्टर मास वेस्टिंग, इरोजन, हर तरह के ज्योमॉर्फोलॉजी में मॉडिफाई करने में आया है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये सब तो ठीक है कि कोल्ड क्लाइमेट में कम वेदरिंग होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन अब मैन ने जाके डेलिबरेटली वहाँ पर डायनामाइट ब्लास्ट कर दिया, देन व्हाट विल हैपन। तो जैसे कि डिफॉरेस्टेशन आप बढ़ा दोगे, फ्रेगाइल हिल स्लोप पे अर्बनाइजेशन आपने कर दिया, रिवर मैनिपुलेशन कर दिया, कल्टीवेशन आप करने लगे, या फिर रोड या रिजर्वायर बना लिया माउंटेन इकोसिस्टम में, और ऐसी कोई भी चीज़ें, माइनिंग के लिए आप चले गए, तो फिर वहाँ पर आप देखोगे वेदरिंग और मास मूवमेंट दोनों बढ़ जाएंगे। तो ये फैक्टर नंबर 1 थे जो कि स्ट्रेंथ ऑफ रॉक को कम कर रहे हैं। दूसरे वो फैक्टर्स हैं जो शेयरिंग फोर्स को बढ़ा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस है, पहले वाले इंटरनल प्रोसेस थे। तो लेटरल सपोर्ट रिमूव हो गया, ठीक है। जो सपोर्टिंग रॉक्स थी वो कट गई, अंडर कटिंग। अंडर कटिंग क्या है कि सपोज ये रॉक रखी हुई है, इसके नीचे का पार्ट कट गया, अंडर कटिंग, या स्टीपनिंग हो गया स्लोप का, राइट। आपने पहाड़ ऐसा था, आपने इसको कट करके इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो ये इरोजन से हो सकता है, वेदरिंग से हो सकता है, और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से हो सकता है।
देन सरचार्ज हो गया, मतलब जो स्लोप है, ये मटेरियल रखा हुआ है, इसमें पानी ऐड हो गया, सरचार्ज हो गया। जैसे रेनफॉल ज़्यादा हो गया तो इसका वेट बढ़ जाएगा, उसे हम सरचार्ज कह रहे हैं। स्नोफॉल हो गया, या एक्यूमुलेशन ऑफ टालस हो गया, अभी हमने ऊपर देखा था, जो भी ऊपर मास वेस्टिंग हुई थी वो नीचे आके डिपॉजिट हो गया। वेजिटेशन आपकी कट गई या वेजिटेशन बढ़ गई इनफैक्ट, ठीक है। ट्रांजिटरी अर्थ स्ट्रेस, जैसे कि एंडोजेनेटिक प्रोसेस आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, उस केस में एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो ज़मीन के अंदर से आते हैं। देन अंडरलाइंग सपोर्ट आपने काट दिया, रिवर से अंडर कटिंग हो सकती है। पॉइंट नंबर 1 से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सॉल्यूशन हो गया डेप्थ पे, बेसिकली केमिकल वेदरिंग हो गई, माइनिंग आपने कर दी। देन लिटरल प्रेशर, लिटरल प्रेशर क्या है, ये रॉक इसको इधर को दोनों साइड को खींच रही है। क्रैक्स में वाटर घुस गया, या फ्रीज थॉ हो रहा है, क्रैक्स में स्वेलिंग हो रही है, हाइड्रेशन ऑफ क्ले, तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो शेयर फोर्स बढ़ जाएगा। उस केस में आप देखोगे कि वेदरिंग और मास मूवमेंट दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मास मूवमेंट या लैंडस्लाइड, सब एक ही चीज़ है। प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट, लैंडस्लाइड प्रोसेस हमने ऊपर देख लिए, एंड क्लासिफिकेशन यहाँ देखते हैं। तो यहाँ क्विकली हम देखेंगे, चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो सारे टाइप ऑफ मास मूवमेंट हैं, उनको हम कलेक्टिवली लैंडस्लाइड कहते हैं। ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। इनको क्लासीफाई करने के बेसिस डिफरेंट हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो है नेचर ऑफ मटेरियल, बेसिकली थिकनेस, उनकी थिकनेस कितनी है, बड़े से छोटा, एंड वाटर या लुब्रिकेंट उसमें प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये चीज़ें आप देखोगे। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, रेट ऑफ मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, बट उससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे नहीं। ऐसे तो आप मल्टीपल टाइप के क्लासिफिकेशन कर सकते हो, बट हमारा जो क्लासिफिकेशन है, चाहे वो आरजे चौर्ली का हो या कार्सन एंड किर्बी, वो पार्टिकल साइज और वाटर या लुब्रिकेंट साइज के बेस पर डिपेंड करता है। तो आरजे चौर्ली ने सबसे पहले एक सिंप्लीफाइड स्कीम दी, तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप प्राइमरीली क्लासीफाई करोगे टाइप ऑफ मूवमेंट, जो कि डिपेंड करता है वाटर कंटेंट से, कि वाटर कंटेंट ड्राई साइड है, उस हिसाब से आपका फॉल, आपने देखा था ना, ड्राई साइड यहाँ है, वेट साइड यहाँ है, ठीक है। तो फॉल इस टाइप की चीज़ें होंगी, और अगर वेट साइड है तो फ्लो साइड में जाएगा, ठीक है। तो वाटर कंटेंट के बेस पे आप प्राइमरी क्लासिफिकेशन करोगे, फिर उनको आप टाइप ऑफ मटेरियल के केस पर सब क्लासीफाई कर दोगे, रॉक, डिब्री एंड अर्थ। फॉर एग्जांपल आपने प्राइमरी क्लासिफिकेशन किया, फॉल, स्लाइड दो तरह की होती है, स्लम्प एंड स्लाइड। सीधे अगर स्लाइड होकर जा रहा है उसे स्लाइड कहते हैं, और गोल गोल जा रहा है उसे हम स्लम्पिंग कह देते हैं, ठीक। फ्लो हो गया, क्रीप या हीव हो गया, टॉपल हो गया, लेटरल स्प्रेड हो गया। ये प्राइमरी क्लासिफिकेशन है। अब इन्हीं को आप रॉक, डिब्री और अर्थ के बेस में आप फर्दर सब डिवाइड करोगे। पार्टिकल साइज रॉक से अर्थ के लिए अर्थ की तरफ बढ़ता है, रॉक, उसके बाद डिब्री, उसके बाद अर्थ, और ज़्यादा स्मॉल में जाना हो तो मड भी होता है, ठीक। तो इनके क्लासिफिकेशन क्या होगा, फॉल के क्लासिफिकेशन क्या होंगे, रॉक फॉल, डिब्री फॉल, अर्थ फॉल, ठीक है। मड फॉल नहीं होता है। स्लाइड में क्या हुआ, रॉक स्लाइड, डिब्री स्लाइड, अर्थ स्लाइड। तो इस तरह से आप देखो सारे टाइप इसी तरह से लिख सकते हो, ठीक। हर एक का आपका एक टाइप हो गया। फ्लो का रॉक फ्लो, डिब्री फ्लो, अर्थ फ्लो। क्रीप का बेसिकली यहाँ पर नहीं है, लेकिन ठीक है, रॉक क्रीप होती है, डिब्री क्रीप होती है, ठीक है। अर्थ क्रीप भी आपको दिखेगी, टॉपल भी इसके टाइप्स आपको दिख जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। ये लेक्चर जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बस आप ये ध्यान रखना, जीएस में बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाओगे। ये वाला फिगर आप जरूर डालना जीएस में, ठीक। अगेन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये ट्राइंगल के इस हेड पर हीव है, जो कि स्लो भी है, ठीक है, और ड्राई है, कोल्ड क्लाइमेट बेसिकली है। सॉइल क्रीप यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर स्लाइड है, फास्ट है, ड्राई है, वाटर कम है। यहाँ पर फ्लो है, फास्ट भी है, वेट भी है। तो फॉल यहाँ आ रहा है, रॉक स्लाइड यहाँ आ रहा है, लैंड स्लाइड यहाँ आ रहा है। ये इस तरह से आप ध्यान रखोगे। सॉइल क्रीप, टालस क्रीप, सॉलिड फ्लेक्शन ये है, ठीक है। देन वेट साइड में आप देखोगे रिवर, मड फ्लो, अर्थ फ्लो, ठीक। ये पार्टिकल साइज के बेस पे आपको दिख रहा है, राइट। तो ये प्राइमरी जो क्लासिफिकेशन है स्पीड के बेस पर और वाटर के कंटेंट के बेस पर। तो जो क्वेश्चन पूछा था ना कि वाटर कंटेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है, राइट, ठीक है। अब ये फिगर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आएगी, ये बस मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाल दी है कि जब भी इस टाइप के कोई फिगर्स हो एग्जाम में आपको बनानी हो, तो रॉक फॉल की फिगर को आप कैसे बनाओगे, यूँ बनाओ, ऐसे बनाओ, और यहाँ से आप सीधे एक रॉक गिरते हुए दिखा दो, दैट्स इट, ठीक। रॉक स्लम्पिंग क्या है, आप इसको रगड़ते हुए दिखाओ, बस स्लम्प लिखना है। जो आप रॉक फॉल बनाओगे वही स्लम्प दिखाओगे, ठीक है। इससे ज़्यादा एज अ इमेज आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम वे में आप डिब्री फ्लो, ये सब पार्टिकल साइज वगैरह अगर बना के देख लो, हो जाए तो ठीक है। फॉल की बात करते हैं। फॉल हमारा कहाँ आता था, ट्राइंगल के इस जोन में। इस जोन में क्या है, वेलोसिटी फास्ट है और ड्राई है, तो क्या है, विदाउट वाटर, एंड वेलोसिटी ऑफ फॉल इज ग्रेटेस्ट। एमजे सेल्बी का आप नाम और याद कर लो, आरजे चौर्ली के अलावा ये काम आएगा। इन्होंने कहा था कि ग्रेनुलर और ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन अगर हो जाए तो फॉल्स होंगे बड़े बड़े लेवल पे। पूरी वेदर्ड रॉक ही, पूरा रॉक एक साथ ब्लॉक डिसइंटीग्रेट हो गया तो वो सीधे फॉल करेगा फिर,
ठीक, ये स्टीप हिल स्लोप या क्लिफ्ट वैली पर दिखता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो अगर आपने ऊपर से डेफिनेशन पढ़ी है और ये ट्रायंगल समझा है तो आपसे अगर फॉल्स पर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए तो आप एक ग्रेविटी वाला पॉइंट भी लिख सकते हो। MJSLB का नहीं लिखोगे तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो आप लिख ही दोगे ना कि क्या फैक्टर्स हैं मास मूवमेंट के फॉल्स के, वो यहाँ भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके आप टाइप लिख ही दोगे। ठीक है, पार्टिकल साइज पर रॉक, डिब्री एंड अर्थ, ये भी लिख दोगे। तो 4-5 पॉइंटर्स आपके पास हैं। तो बस आपको ये मैंने बस रेफरेंस के लिए दिया है ये मटेरियल, आपको बहुत ज़्यादा इनको याद नहीं करना है। याद करने के लिए क्या है, आप एक क्लासिफिकेशन में ये फैक्टर्स सब में लिखो, सब में कॉमन है। ग्रेविटी वाली चीज़ सब में कॉमन है, ये वाली चीज़ सब में कॉमन है, जो ये WD थॉर्नबरी के प्रोसेस है ये सब में कॉमन है, और अल्टीमेटली आपको ट्रायंगल याद करना है। ठीक, बाकी इनके जो क्लासिफिकेशन है वो हम बात कर चुके हैं, सॉरी जो फॉल्स के क्लासिफिकेशन है हम रॉक, डिब्री और अर्थ में कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी किन किन फैक्टर पे होती है, ये फैक्टर नॉर्मली आप लिखो तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको ये कहूँगा कि यहीं से आप फैक्टर्स उठा के लिखो। देन यहाँ पर कुछ फैक्टर्स यहाँ लिखे हुए हैं, अगर आपको याद हो जाए देन वेल एंड गुड, नहीं तो जो ऊपर फैक्टर दिए थे वो लिख लो। बिलीव मी, ये सब इतना डिटेल में याद करना पॉसिबल नहीं होता। A.L. ब्लूम ने ये कहा था, फॉल एक डिस्टिंक्ट लैंडस्लाइड प्रोसेस है जो कि सब्सिक्वेंट इवेंट से इंडिपेंडेंट नहीं। याद हो जाए देन वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ दो। ठीक, तो जो 4-5 पॉइंट आपको एग्जाम में ले जाने हैं वो मैंने आपको बता दिए। रेफरेंस मटेरियल के लिए पढ़ना है देन इट इज़ गुड। स्लाइड और स्लम्प क्या है? स्लाइड जैसे कि हमने कहा ट्रांसलेशन स्लाइड और रोटेशनल स्लाइड। अगर सीधे ये आ रहा है देन इसको हम स्लाइड कहेंगे, और रोटेट होते हुए आ रहा है देन इट इज स्लम्प। बस इसको हम लैंड स्लाइड भी कहते हैं। ठीक है, मास वेस्टिंग अगेन जब डिस्क्रीट शेयर सरफेस आपका डिफाइन हो जाती है उसको हम स्लाइड कहते हैं। ठीक, तो ये सब समझने की कोशिश मत करो, इतना आप याद नहीं कर पाओगे। देख, करना है तो समझ लो, मैं आपको समझा भी दूँ बट उसका कोई मतलब नहीं है। स्लाइड्स आपको वहाँ दिखेंगी जहाँ शार्पली डिफाइंड शेयर प्लेन है। देन इन्होंने कुछ टाइप ऑफ रॉक्स बताई है MJSLB ने कि कहाँ कहाँ स्लाइड्स आपको दिखेंगी। फैक्टर्स कुछ बता दिया, अगेन वही सारे फैक्टर्स हैं जो हमने ऊपर पढ़े। देखो आप, नेचर ऑफ स्लोप, लुब्रिकेशन, अर्थ ट्रेमर्स, मतलब अर्थ क्वेक आ गया, ग्रेविटी आ गई, तो फैक्टर सब आप ऊपर वाले लिखोगे। देन ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगेन किन चीज़ों से फ्रीक्वेंसी, अगर ये फैक्टर्स आपके ज़्यादा बढ़ गए, वो सारी चीज़ें मैरीन कोस्ट पे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा, एल्यूवियल रिवर वैलीज में ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा, नॉर्मल चीज़ है। याद आ गया, ठीक है, नहीं आ गया तो भी ठीक है। दोनों स्लम्प को भी आप रॉक स्लम्प, डिब्री स्लम्प एंड अर्थ स्लम्प में डिवाइड कर सकते हो, स्लाइड को भी इसी तरह से डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल्स अगर आप कुछ याद करना चाहो तो ज़रूर कर लेना, केस स्टडीज़ की तरह काम आते हैं। स्लाइड का एग्जाम्पल है क्रॉस वेंट्रे स्लाइड ऑफ 1925, व्योमिंग USA में था, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग थी। दैन टर्टल माउंटेन स्लाइड 1903 की। स्लम्प आपको दिखेगा जहाँ पर क्ले टाइप का मटेरियल है, थिक और होमोजीनियस मटेरियल है, वहाँ स्लम्पिंग दिखेगी। ठीक है, वो क्ले आप सोचो क्ले कैसे टूटेगी। ठीक, स्लाइड कोई ड्राई सी चीज़ है वो सीधे स्लाइड कर जाएगी, लेकिन स्लम्प क्या होगा, कोई थोड़ा सा मतलब थिक सा मटेरियल होगा, धीरे 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 करके ऐसे ऐसे आएगा ना क्ले, मतलब ठीक, गीली मिट्टी कैसे टूटेगी, एज्यूम कर लो वही स्लम्पिंग होती है। तो स्लम्पिंग एलुवियल वैली में इंडिया के लिए अगर आप देखना चाहो, एग्रीकल्चर या ज्योग्राफी में पेपर 2 में आप एक्सप्लेन करना चाहो, तो एलुवियल वैलीज में स्लम्पिंग कॉमन है, ये हाइड्रोलॉजिक एक्शन से होती है, और जो एग्रीकल्चरल लैंड्स है नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको आप बना लो इस तरह से अगर आप बनाना चाहो। फ्लो की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फ्लो में देखो हमने क्या कहा था कि वेटेस्ट साइड है, हालांकि A.L. ब्लूम कहते हैं कि ड्राई फ्लो भी दिखता है सैंड और सिल्ट में, लेकिन ज़्यादातर फ्लो है सैचुरेटेड विद वाटर। फ्लो के कई टाइप हैं, सॉलिफ्लेक्शन, डिब्री फ्लो, मड फ्लो, अर्थ फ्लो, रॉक एवलांच। ठीक, यहाँ क्या है, वाटर से सैचुरेशन होगा, पूरा वेट एरिया है, इसको हम फ्लो कहेंगे। ठीक है, फ्लो के कुछ एग्जाम्पल हैं। फ्लो ये बेसिकली ये लाइन जो है ना, ये आपको जब सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी पढ़ोगे, वहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक पढ़ोगे, वहाँ जब आप मड की बात करोगे और सैंड की बात करोगे वहाँ इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वजह से मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए दे दी है। ये बात हम कर ही चुके हैं कि किन में क्लासीफाई होंगे। ठीक है, मड फ्लो और अर्थ फ्लो में एक डिफरेंस है। मड फ्लो नोटिस किए जा सकते हैं, अर्थ फ्लो नोटिस नहीं किए जा सकते क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं होते हैं। CFS शार्प इन्होंने डिफाइन किया है स्पेशल, मतलब रीजनल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे 3 तरह के मड फ्लो बताएं। एक वो उस टाइप के मड फ्लो होते हैं जो एरिड रीजन में है, दूसरे वो जो अल्पाइन रीजन टाइप होते हैं, तीसरे जो वॉल्केनिक टाइप के मड फ्लो है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ से आप पढ़ लेना। यहाँ पे देखो आप बहुत सारी चीज़ें, रिवराइन ट्रैक्ट की बात कर रहा है, रेनफॉल की बात कर रहा है, एलुवियल रिवर की, जब बहुत ज़्यादा वाटर है, चाहे वो डिब्री फ्लो हो या अर्थ फ्लो हो या मड फ्लो, तीनों वहीं पर कॉमन होते हैं। ठीक है, और लहर क्या होती है, जब डिब्री फ्लो है, वॉल्केनिक मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर, उसी को हम लहर कहने लगते हैं। एग्जाम्पल लहर का क्या है, ये केलुट वॉल्केनो, ठीक, जापान का 1919 का बहुत फेमस है। क्रीप की बात जब हमने की तो हमने क्या कहा, बिल्कुल ही ड्राई साइड, वेरी स्लो,
वेरी स्लो एंड इम्परसेप्टिबल, दिखेगा ही नहीं आपको, इतना स्लो है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में कुछ होगा। तो डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ मटेरियल जब क्रीप में होता है उसे हम कोलुवियम या कोलुविया कहते हैं। तो ये कीवर्ड आप याद रखना, कोलुवियम पूछा जा सकता है। इट इज़ सो स्लो दैट इट इज़ प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। ठीक है, अब इसको हम क्रीप में थोड़े से डिवीजन अलग है, एक सॉइल क्रीप है, एक रॉक क्रीप है। सॉइल क्रीप क्या है, जहाँ फाइन वेदर्ड रॉक है, डिब्रीज हैं, सॉइल है, या फिर रॉक क्रीप है जहाँ अनवेदर्ड जॉइंट ब्लॉक, पूरा का पूरा रॉक आपकी क्रीप हो गई। ठीक, तो जो क्रीप है बेसिकली ये कोल्ड क्लाइमेट्स में होती है, और जब हम एलसी पेल्टियर की पेरिग्लेशियर साइकिल पढ़ेंगे वहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में आपने देखा क्वेश्चन भी पूछा है कि सॉलिफ्लेक्शन आपका कोल्ड क्लाइमेट से रिलेटेड कैसे है, तो पूरा का पूरा है ही ये डिफाइन ही, चाहे वो एंडरसन ने किया हो या पेल्टियर ने किया हुआ, उसे हमने ये कहा कि जो सॉलिफ्लेक्शन है या सॉइल क्रीप है, सॉइल क्रीप ही सॉलिफ्लेक्शन है, उन्होंने यही कह दिया। ठीक है, बाद में इसको कॉन्गेलीफ्लेक्शन या कॉन्जेलीफ्लेक्शन के नाम से कुछ लोगों ने डिफाइन कर दिया। ठीक, तो ये सारी कहानी आप देखो परमाफ्रोस्ट वाले एरिया में है, पेरिग्लेशियल क्लाइमेट में है। ठीक, तो ये कहानी होती ही वहीं पर है क्रीपिंग की। बाद में क्रायोटर्बेशन की बात कर दी, जेलीफ्लेक्शन की बात कर दी। तो ये सारी चीज़ें ना हम यहाँ पढ़ेंगे, ये वाली जो भी चीज़ें हैं जब हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे यहाँ पर हम पेरिग्लेशियल एरियाज़ वगैरह पढ़ेंगे, यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, परमाफ्रोस्ट क्या होता है, एक्टिव लेयर क्या होता है, इसमें ये कॉन्गेलीफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें क्या, वहाँ इसको आप डिटेल में समझना। बस अभी के लिए आप इसे रेफरेंस के लिए बना के रखो। तो ये था क्रीप के बारे में, सॉइल फ्लेक्शन हमने देख लिया। इसके बाद रॉक क्रीप, ठीक है, आई थिंक ये हम इग्नोर कर देते हैं फिलहाल। टॉपल देखो, टॉपल क्या है, एयर के थ्रू फॉल हो रहा है बस, तो इस वाले ट्राइंगल में कहीं नहीं आएगा। ठीक, एयर के थ्रू फॉल होता है और नीचे सीधे गिर के आ जाता है, दैट इज टॉपल। देन एक छोटी सी चीज़ है जिस पर कभी शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है कि टोपोग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ मास मूवमेंट, बुक की हेडिंग है इसलिए मैंने ऐड कर दी। ठीक, मास मूवमेंट से कौन से टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो वाइड रेंज ऑफ मास मूवमेंट वेरिएशन होता है। ठीक है, उसके बावजूद जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो यूनिफॉर्म है। जैसे बनते हैं स्कार्स बनते हैं, रिपल मार्क्स बनते हैं, टेरेस बनते हैं, मिएंडर वाइडनिंग, ये सब चीज़ हो सकती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो बेसिकली आपको इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज़ें हम कहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ लैंडफॉर्म की बात करेंगे ना इस वाले लेक्चर में, यहाँ हम फ्लूवियल, मैरीन, एओलियल, यहाँ इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो वहाँ से आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। तो आई थिंक ये चीज़ आपको सफिशेंट है। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स इस प्लेलिस्ट में एक्सेस करेंगे अगर आप फ्री वीडियोज़ एक्सेस करना चाहते हो। एंड सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर यहाँ ऑप्शंस में जाके ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ठीक है, यहीं पर आप जियोलॉजी ऑप्शनल का पेज भी एक्सेस कर सकते हो। एंड जो जियोलॉजी की फ्री प्लेलिस्ट है वो यहाँ है, तो आप इसको एक्सेस करो। जो फ्री पीडीएफ है तीनों, ये ज्योग्राफी का एंड देन जियोलॉजी वाला या जीएस वाला, ये सारे आप सिनॉप्सिस वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज सेक्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जीएस का फ्री मटेरियल यहाँ पर मिलेगा। ठीक, जो ज्योग्राफी का फ्री मटेरियल है वहाँ पर ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको देखो। सविंदर सिंह की बुक समरीज दी हुई हैं, चारों बुक्स, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो पेड कोर्स के लिए देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस, और कोर्स फी काफ़ी मिनिमल है, और ये कोर्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। 300 के ऊपर अप्रोच हमारी वही है, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।